गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ऋषिका, देव, कुशल, कैसे हैं आप लोग? स्वप्निल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओजस्वी, प्रियांशु, कैसे हैं आप लोग? तो 2 दिन आप लोगों ने मौज काटी या कुछ काम भी निपटाया पढ़ाई लिखाई का? डीपीपी सॉल्व किया? बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर वाली डीपीपी निपटा दिया आप लोगों ने? मौज के साथ साथ अपना काम भी करने का है। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, साथ साथ में जल्दी से जो बची खुची हैं वो निपटा दो। ठीक है, क्योंकि साथ साथ में चलोगे तो आपको फिर पीछे नहीं रहोगे, और पीछे नहीं रहोगे तो टेस्ट वोस्ट आएगा, उसमें आपका सब कुछ बहुत आसानी से होता जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिमेय, अतुल, देव, रजत, ठीक है भाई। सभी बच्चों को फिर से गुड इवनिंग। और ये बता दो, ऑडियो वीडियो सब आप लोगों को क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। का पूरा साल भर का शेड्यूल आपका अपलोड हो जाएगा आज या कल। आपके हर टेस्ट का साल भर का जो डेट है वो अपलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आपको सिलेबस बहुत पहले बता दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। चलो, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, ये जो मैंने आपको वेपन दिया है, इसको संभाल के रखिएगा। चलाना वलाना सब लोग सीख गए। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे चलाना शुरू करिए, आज ही से चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो काइनेमेटिक्स में पहले जो ये चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? काइनेमेटिक्स से कितने बच्चे क्या समझते हैं, कुछ आइडिया है? थोड़ा लिख कर बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स? बताना। यस, मोशन, बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको मोशन से रिलेटेड करते हैं। बट इस चैप्टर में हम ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि ये मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ये मोशन क्यों हो रहा है इस पे हम नहीं पूछेंगे अपने आप को, ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। क्योंकि ये जो क्यों हो रही है, ठीक है, एससी वर्मा का आपको बहुत थोड़ा सा मतलब 5-7 क्वेश्चन है पहले बेस, वो मैं कैलकुलेट आपको टिक करा दूंगा, तो आप कर लीजिएगा, वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपके लिए अब। ठीक है, तो मेजर्ड क्वेश्चंस आपको काइनेमेटिक्स से पता मिलेगा एससी वर्मा में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, इस काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं ज़्यादा उस पर सोचेंगे कि ये मोशन क्यों आया, कोई बॉडी के पास ये वेलोसिटी क्यों आई, किसी बॉडी के पास ये एक्सेलरेशन क्यों आया। ये जो क्यों वर्ड है, इसका इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में कौन देता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं, तब हम वहां पे जो है कॉज को ढूंढते हैं। ठीक है, मोशन के कॉज को ढूंढते हैं, पार्टिकल के पास जो जो भी चीजें आई हैं उसका क्या कॉज है, दैट कैन बी कंसिडर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम ये बस देखेंगे कि अच्छा इसको ये मोशन मिल गया है। ठीक है, तो हम इसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन मिल गया है, अब उस मिलने के बाद उसका मोशन कैसा है, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बढ़ रही घट रही है ना, उन सब के बारे में, एक्सिलरेशन का क्या हो रहा है, तो उस मोशन को हम क्या करेंगे? थॉरोली स्टडी करेंगे। हाँ, एससी वर्मा आपको लेनी है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, बता दिया था। तो आप 11th के स्टूडेंट हो, एससी वर्मा जरूर आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो पहला हम सीखेंगे वो है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, आप लोग को बहुत कुछ पता है इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, स्कूल के पेपर के लिए आप कुछ मत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ते रहिए, सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बहुत लेवल तक पढ़ाया जाएगा, तो जो भी आएगा स्कूल की चीज़ें वो उसमें आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो अगर डिफिनेशन की बात करें, तो डिफिनेशन की अगर बात करें तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिफिनेशन जो है आप बोलते हैं डिस्टेंस की, वो आप लोग को पता है कि कोई पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ फॉलो करता है उसका पाथ लेंथ होता है ना। तो अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आप क्या बोलते हैं, इट इज द पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ एक्चुअल लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो कोई पार्टिकल अगर जिस पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ को नापो पूरा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी आवर डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल, ये सभी बच्चे जानते हैं, पार्टिकल बॉडी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो डिफिनेशन, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली क्या है, अभी तक आपने बचपन में पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ा है उसको, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, हाँ अभी स्टार्ट किया गया है क्लास। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपने है आप ऐसे ध्यान रखेंगे आगे के लिए, शॉर्टेस्ट ठीक है, बट कुछ कंडीशन में आपको शॉर्टेस्ट जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा। जनरल डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट को आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, इट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन, इट इज द मैग्नीट्यूड। आप वेक्टर, अगर आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, वेक्टर लिखना चाहो तो वेक्टर लिख सकते हो, इट इज द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, है ना, ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, जो भी आप बोलो। तो किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, बिल्कुल चेंज इन पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हैं, इट इज द, देखिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर आप बोल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट इज द पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग, इट इज ए वेक्टर, फिर लिख लो
ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये अपना है डिस्प्लेसमेंट। इसको और करके लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए पोजीशन वेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है। पोजीशन वेक्टर जो है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपका डिपेंड करता है कि आप कहां से किसी को लोकेट कर रहे हो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज होता रह सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं तो हमेशा वो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा कहां से होना चाहिए, ओरिजिन से। चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर आप लिख रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं कि पोजीशन वेक्टर मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए। तो ये अपना डेफिनेशन की बात हो गई। जैसे कि देखिए इस चीज को और समझते हैं, हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं तो इस चीज को और समझते हैं। मान लीजिए अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, पार्टिकल स्पेस में मूव कर सकता है। ठीक है, ये एक्स वाई है, मान लो ये अपना जेड है। जेड सभी बच्चों को पता है क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन है उसे मैं एक्स वाई अगर ले रहा हूं, इसको एक्स ले रहा हूं और परपेंडिकुलर को वाई ले रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ाई करो यार, टेस्ट सिलेबस की चिंता ना करो, टेस्ट सिलेबस आपको प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब आप देखो यहां पे क्या है कि कोई एक पार्टिकल है यहां पर, मान लो एक पार्टिकल है यहां पर ए। ठीक है, अब वो कोई पाथ फॉलो कर रहा है, मान लो कोई इस तरीके से पाथ फॉलो करके यहां पहुंच गया। ठीक है, ये ऐसा पाथ फॉलो किया और ये यहां पर पहुंच गया बी। दिस मोशन भी आइदर इन 1-2 डायमेंशन और इट मे बी 3 डायमेंशन ऑल्सो, स्पेस में भी हो सकता है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अब यहां हमें सीखना है कि क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और क्या है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर में। ठीक है, अगर मैं इसको लोकेट करना चाहूं, किसे, पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन को लोकेट करना चाहूं, तो आप सभी बच्चे समझते हैं कि पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन को मैं जब लोकेट करूंगा तो मैं कहां से लोकेट करूंगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से मैं इसके इनिशियल पोजीशन को लोकेट करूंगा तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा। मानते हो कि नहीं, ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा, बोलो, ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनेगा। और दूसरा जो हमारा होगा, दूसरा जो होगा, जब बी को, है ना, जब ये मूव करके किसी प्लेन में बी पे चला गया, तो बी पे अगर आप जाओगे तो बी वाले फाइनल पोजीशन को आप लोकेट करोगे ओरिजिन से, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा। समझते हो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा। बीच में क्या हो रहा होगा, हर पॉइंट पे उसकी पोजीशन वेक्टर बदल रहे होंगे, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे हर पॉइंट पे आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। यहाँ 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 हर जगह पे ये पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। मानते हो कि नहीं। तो इन सभी पोजीशन वेक्टर जो यहाँ पर है, अब हर पॉइंट पे यहाँ पे बहुत सारे एरो होंगे, हर इंस्टेंट पे आप ड्रॉ करोगे एरो को ओरिजिन से, तो हर इंस्टेंट का पोजीशन वेक्टर मिल रहा होगा। तो यहां से यहां में जो अपना पोजीशन वेक्टर है वो अपना चेंज हो रहा होगा। तो अब आप देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, मैंने क्या सिखाया कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल को जब ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, इनिशियल से फाइनल को जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, ठीक है, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये इनिशियल आपका जो हो जाएगा, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल पोजीशन।
और ये है अपना फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम पोजीशन वेक्टर मान सकते थे अगर हम इसे ओरिजिन मानते, तो मानते हैं कि नहीं? अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे ए को ही 0,0,0 लेना है, तो मैं अगर ए को 0,0,0 ले लूं तो वहां से जो मैं ड्रॉ करूंगा बी को, तो वही उसका पोजीशन वेक्टर भी होगा और वही उसका जो है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी। मानते हो कि नहीं? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये ओरिजिन है अपना क्या, पोजीशन वेक्टर, जिसको आप आर इनिशियल बोल सकते हो। जब ये इनिशियल पे था तो इसको आपने ज्वाइन किया और ये हो जाएगा आर फाइनल, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और आपने अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, याद करो, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, नेट चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर बोलोगे। और डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा यार, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, बाय ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो बाय ट्रायंगल लॉ आप क्या बोल सकते हो, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या बोल सकते हो, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है आर फाइनल वेक्टर, जो आपने वेक्टर अभी पढ़ा उसी का एप्लीकेशन कर रहे हो। इसका टेल इसके हेड पे कौन साइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल, ठीक है, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, डेल्टा इज बेसिकली फॉर चेंज। ये मैं आप लोग देखिए, ये सब बच्चे जो पूछ रहे हैं इसका मतलब उन्होंने पहले कुछ नहीं किया है, और प्लीज ये सब मत पूछिए फिर मैं ये सब अगर आपने नहीं कवर किया है, आप अगर आपने क्लास किया है कि नहीं किया है, फिर भी अगर आप ये डेल्टा पूछ रहे हैं तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जब dy बाई dx बता रहा था तो आपको मैं डेल्टा, ठीक है, क्योंकि क्लास में मैंने एक महीने मेहनत की है, कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन इसी दिन के लिए मैंने मेहनत किया है कि ये छोटी छोटी चीजें आप मुझसे यहाँ पे अब पूछे नहीं, ठीक है, और आपको ये चीजें आ जाए। ठीक है, तो आप प्लीज इन सब चीजों को रिवाइज कर लीजिए अगर आपने क्लास किया है तो, और जिन्होंने नहीं किया वो कवर अप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बीच बीच में डेल्टा के बारे में बताऊं। आपको मैंने dy बाई dx जब बताया था तभी बताया था कि डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा जो है अपना क्या होता है बताइए, चेंज इन एन इंटरवल, मानते हो कि नहीं? और ये क्या होता है, dy बाई dx इंस्टेंटेनियस। जैसे ये पार्टिकल यहां पर था तो मान लो ये t इक्वल टू 0 था, जब ये यहां पर आया होगा तो यहां पर यहां से आया होगा तो इसको कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, तो जो चेंज हुआ होगा टाइम का, मान लो ये यहां पर था तो t1 टाइम में था। हाँ भाई, काइनेमेटिक्स चैप्टर है, लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, काइनेमेटिक्स चैप्टर है। तो जब ये t इक्वल टू t1 था और जब ये यहां पर आया तो t2 टाइम लगा, तो t1 से a से b जाने में जो टाइम इंटरवल है दैट इज t2 माइनस t1। तो दिस t2 माइनस t1 इज आवर डेल्टा। तो ये तो खैर टाइम का चेंज है, मैं यहां पर चेंज किसके लिए लिख रहा हूं, पोजीशन वेक्टर के लिए। ये पोजीशन वेक्टर अभी यहां पे था, पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमता गया, फिर ये यहां पर आया तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। तो जो भी चेंज लिख रहे हैं हम, दैट इज दिस इज चेंज इन एन इंटरवल। ठीक है, तो चेंज है ये। ठीक है, हमेशा हम डेल्टा को लिखते हैं चेंज, और ये भी चेंज किस में, किसी इन एन इंटरवल। तो ये सब छोटी छोटी चीजें प्लीज आप लोग जो है अपना आप अच्छे से कर लीजिए। तो बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, आप जानते हो क्या होगा, आर इनिशियल वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इस डेल्टा आर वेक्टर को ही आर ए बी वेक्टर, यहां पे डेल्टा आर वेक्टर बेसिकली क्या है, ये डेल्टा आर वेक्टर अपना है आर ए बी वेक्टर, और यही आर ए बी वेक्टर अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये अपना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये अपना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आर इनिशियल ये है अपना पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आर फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो अब आप आर इनिशियल टू डेल्टा आर इक्वल टू आर फाइनल लिख सकते हैं। तो व्हाट इज योर चेंज, दैट इज
आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये अपना हो जाएगा जो चेंज होगा यहाँ पर, इसी को आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा, एक बच्चा बोल रहा था, उसी को मैं समझा रहा हूं, दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये अपना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों आपका क्या है, ट्रायंगल को डेल्टा नहीं बोल रहे हैं भाई, ये ट्रायंगल को डेल्टा डेल्टा नहीं बोल रहे हैं, ये डेल्टा शेप का है, वो उसे हम ट्रायंगल को डेल्टा नहीं बोल रहे हैं। दिस डेल्टा इज मैथमेटिकल सिंबल फॉर चेंज। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विद द शेप ऑफ द ट्रायंगल, जो आपको डेल्टा नजर आ रहा है वो नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये सभी को क्लियर है? अब अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट वाइज भी लिख सकते थे। बताइए, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट दे देता कुछ x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2, मानते हैं? तो आपको मैं डायरेक्ट आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते थे, आर ए बी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिख सकते थे? ये लिखना सिखाया गया है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते थे या नहीं? बताइए, क्या लिखते? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये लिखते। तो आप लिखते x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते थे। या आप ये क्या कर सकते थे कि ये इनिशियल लिख लेते, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखते, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। फिर फाइनल को इनिशियल से माइनस कर देते तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन आप उतनी मेहनत क्यों करोगे? आपको डायरेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना आता है। ये इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट हैं, ये इसके फाइनल कोऑर्डिनेट हैं। तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या करेंगे, इसको आई कैप लिख देंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर तो आर इनिशियल आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 0, 0, 0 है। एक बच्चा ये सब पूछ रहा है, x1 y1 z1 है, तो क्या लिख सकते हैं आप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये अपना पोजीशन वेक्टर है भाई इनिशियल, और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ये सब तो आपने खूब किया है अभी वेक्टर में, ये क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। इन्हीं को सबट्रैक्ट कर दोगे तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप ओरिजिन से किसी को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओरिजिन से कोई चीज देख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आपको अलग नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अच्छा इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, क्या है, पाथ लेंथ, पाथ ऑफ ए बी कर्व। ये जो कर्व है इसका पाथ, टोटल लेंथ, इसको नापोगे, है ना, इस धागे को पूरा जो है ये ऐसे फैला दो यहाँ पे, और इस धागे को ले जाके फिर स्केल से नाप दो सीधा करके, तो आपको जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिखेगा, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर टोटल पाथ ऑफ द पार्टिकल, दैट इज पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दैट इज योर डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो आपको पता है, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो अब आप जो है इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो आप सभी को पता है कि इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, √x2 माइनस x1 स्क्वायर। ये सब आप लोगों ने वेक्टर में मैंने सब करा रखा है, लेकिन अब आपको ये बस नाम नहीं पता था, तो ये नाम भी आप जान लीजिए, ये है। ठीक है, ये अपना वेक्टर फॉर्म में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग मुझे बताओ, अच्छा कि फिर अगर आपने ये देखा कि जो हमारा पाथ कवर्ड है दैट इज योर डिस्टेंस, और जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए? टेल मी, कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से जो है ज्यादा हो जाए या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए? ठीक है, तो देखिए अगर पाथ हमारा कभी भी नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि अगर मैं बोलूं कि पाथ अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, पहले तो ये जान लीजिए कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ऑब्वियसली एक्चुअल पाथ होगा, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस जो है वो हमेशा, यहां मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये कभी भी मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्चुअल पाथ कवर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी जो केवल आपका मैग्नीट्यूड बताता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से माइनस करते हो, तो नेट जो चेंज आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फाइनल कम हुआ इनिशियल से तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मानते हो। वेक्टर क्वांटिटी। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई एक ऐसा एग्जांपल देके बताओ कि जहां डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। कोई एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है। पहले आगे बढ़िए, हमें ये बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देके बताइए मुझे जिसमें हमेशा वो बराबर होंगे। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन में। लेकिन स्ट्रेट लाइन में मैं थोड़ा सा कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है, ठीक है, बट यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, मतलब पार्टिकल जो है एक बार सीधे जा रहा है तो वो दोबारा लौट कर ना आए। ठीक है, अगर वो दोबारा लौट कर आ गया तब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। कब, ये कब होगा, व्हेन मोशन of the particle is a straight line and unidirectional। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, इसका क्या मतलब है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल हमारा किसी एक एक्सिस पे ही चलना शुरू किया। ठीक है, पार्टिकल हमारा जो है किसी एक एक्सिस पे चलना शुरू किया, मान लीजिए वो यहां से चलना शुरू कर रहा है, ओरिजिन से या कहीं से ले सकते हैं, यहां से मान लो शुरू किया चलना, और ये ऐसे चलता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ ऐसे चलता जा रहा है। ओके, और ये मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे चलता जा रहा है। दिस इज योर टी इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर टी इक्वल टू टी। ठीक है,
फिर ये कभी लौट के ना आए। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है, आप एक बात गौर कर पा रहे हैं कि यहाँ इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे आर इनिशियल क्या है, आर इनिशियल क्या है, एक नल वेक्टर है, जीरो है। ये आर इनिशियल अपना जीरो है कि नहीं यहीं पर। और व्हाट इज योर आर फाइनल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर क्या है, यहां से यहां को ज्वाइन करो तो यही तुम्हारा क्या है, आर फाइनल वेक्टर। बोलो। और व्हाट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, दिस इज योर एक्चुअल पाथ लेंथ ऑल्सो, यही तुम्हारा एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर इनिशियल यहां पे क्या है, नल वेक्टर है, तो आर फाइनल ही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो आर फाइनल जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वही अपना क्या है यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मानते हो कि नहीं। तो आर फाइनल जो है यहां पे आप बोल सकते हैं, यही मैं कह रहा था कि जब आप ओरिजिन स्ट्रेट लाइन लोगे तो स्ट्रेट लाइन में जो पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, वही अपना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन कब, जब आप ओरिजिन को लेके चलते हैं। अगर ओरिजिन नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे आर फाइनल पोजीशन वेक्टर आप यहां पे लिख सकते हैं। तो आर फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और वही डिस्टेंस भी होगा। इसको नापोगे, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ भी क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ ए बी है, और वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ आर फाइनल के, मॉड ऑफ आर फाइनल के, है कि नहीं है, मॉड ऑफ आर फाइनल पोजीशन वेक्टर के बराबर है। तो दिस इज द केस। और ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है, यूनिडायरेक्शनल, लौट के नहीं आ रहा है। लौट के आएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे वो केस देखते हैं, ये वन डायमेंशन तो होगा, तो आपने क्या सीखा कि वन डायमेंशनल मोशन हो और यूनिडायरेक्शनल हो। ठीक है, वन डायमेंशन हो और यूनिडायरेक्शनल हो, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगर आप एक केस ये लेते हैं कि पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल मोशन तो कर रहा है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया। ठीक है, और यहां से चलता है कुछ ही वेलोसिटी से, और उसके बाद से यहां पर आते आते फिर रुक जाता है, यहां पे रुक जाता है, किसी मोमेंट पे स्टॉप हो जाता है। कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। और फिर यहां से फिर रिटर्न बैक होता है, फिर ये यहां से क्या होता है, रिटर्न बैक होता है। ठीक है, और रिटर्न बैक होके यहां पर आता है और ऐसे चला जाता है। तो व्हाट इज द मोशन, आप क्या देख रहे हैं, यहां से ये ए है, यहां से गया, ठीक है, और ये यहां से यहां पे ऐसे आया। तो आप मुझे बताओ कि ये मैं टोटल आपको डी दे रहा हूं, कैपिटल डी, और ये यहां पे आपको मैं स्मॉल डी दे रहा हूं, और ये मैं बी दे रहा हूं। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन जिन बच्चों को आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, बहुत जीरो लेवल से चीजें बताई जा रही हैं। तो ये ए सी बी और ये अपना है डी। तो अब जो आप मुझे बता सकते हो कि ये यहां से यहां फाइंड, अभी भी तो ये वन डायमेंशन मोशन ही है, लेकिन क्या यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे क्या, बताओ आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द मोशन ए सी बी डी। बोलोगे, बिल्कुल, बहुत बेसिक बात है। लेकिन अब ये सभी लोग समझते हैं कि यहां पर वन डायमेंशन होते हुए भी अगर ये रिटर्न हो गया, तो आप समझ रहे हो कि अभी जो बेसिक समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज आवर फाइनल पोजीशन, यही तो है अपना फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन को ही मैं 0,0 मान रहा हूं,
इनिशियल पोजीशन को ही 0,0 ओरिजिन मान रहा हूं, जहां पर पार्टिकल्स था उसी को ओरिजिन मान रहा हूं। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, नल वेक्टर है ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इसको यहां से यहां ज्वाइन करोगे तो यहां से यहां जो ज्वाइन करोगे दैट इज योर आर ए डी। मानते हो कि नहीं? तो आर ए डी वेक्टर, अगर आप इसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या लिख सकते हो, आर ए डी वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट इज द दिस लेंथ, इट इज डी माइनस डी। तो डी माइनस डी, और ये किस डायरेक्शन में, आई कैप। मानते हो? तो आई कैप का कोफिशिएंट ही आपको क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड देगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डी माइनस डी। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये समझ रहे हैं? नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस में मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, वहां कभी आप वेक्टरली नहीं सोचेंगे, आप सीधे सीधे जो एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ क्या है मेरे भाई, ये यहां से गया, यहां से गया, यहां आया, तो ये टोटल पाथ डी है और ये डी। ठीक है, तो अब ये कुछ बच्चे ये ना सोचे सर ये डी पॉजिटिव और इधर डी नेगेटिव, ऐसा मत कर देना। मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ऐसा करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के लिए नहीं। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन बेसिक चीजें ही दिमाग में रहेंगी आगे, तो बहुत बड़े बड़े चीजों में आपको हर्डल नहीं फेस करना होगा। एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ए सी बी डी कितना हो जाएगा, इट इज डी प्लस डी मीटर, और ये डी माइनस डी मीटर। तो आपने ये देखा कि अगर हमारा मोशन वन डायमेंशनल तो है, मोशन वन डायमेंशनल तो है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल है, then always our displacement is equal to distance for one dimensional unidirectional motion. But if the motion is one dimension but it is not unidirectional, then what you can say, it is different. ठीक है, और ये बात तो आप सबको पता है कि डिस्टेंस किसी भी मोशन में, कैसा भी मोशन हो, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, किस कंडीशन में बराबर होगा वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड के लिए कौन बार बार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, धीमा ही देख लीजिए फर्स्ट स्लाइड, क्या देखना चाह रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मान लीजिए अगर आपके पास मोशन टू डायमेंशनल है, एक क्वेश्चन करिएगा कि मान लीजिए क्वेश्चन है, आप लोग करके बताइए। ए बर्ड ठीक है, ए बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना, एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। आफ्टर दैट it turns towards north and cover a distance of 3 meter. ठीक है, and finally move perpendicularly and cover a distance of 4 मीटर। ये मोशन है बर्ड का। ठीक है, बर्ड ने क्या किया, एक ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर कवर किया,
फिर उसने नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर कवर किया, तो ये जो उसके बाद परपेंडिकुलरली उड़ जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली उड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, आप मान लीजिए ये जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, सभी बच्चे ये जानते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई है, इसे आप नॉर्थ बोल रहे हैं, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, सभी लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो बर्ड ने इसका आंसर दो पहले थोड़ा तुम लोग, अब ये मैंने बना दिया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ समझते हो, ये एक प्लेन में रहेंगे, ये चारों डायरेक्शन हमेशा किधर रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए आप लोग अभी नए हो बच्चों, ठीक है, तो मैं आप लोग को बार बार वो चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपका नुकसान ना हो। युवराज भाई साहब, आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, तो आप बार बार चैट कर रहे हैं कि सर एससी वर्मा से होमवर्क कब देंगे, जब देंगे तब देंगे, आप करिएगा। आपको ये सब चीजें बताई जा रही तब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर एससी वर्मा से होमवर्क नहीं होंगे आपसे। एससी वर्मा इज ए बुक जो कि आप अपनी हाथों से सॉल्व करेंगे 60 to 70%, बट अंडर द कंडीशन, स्टार मार्क है कि अगर आपने लेक्चर्स को एंड तक बहुत फोकस होके पढ़ा है, समझा है, लेक्चर को अगर आपने फॉलो किया है, तो मेरी जरूरत बहुत कम पड़ेगी एक बहुत ही फेमस किताब को करने में आपको, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप यहां मन लगा के पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ाई करिए। तो यहां पर आपको मैंने जो बताया कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ये हमेशा एक प्लेन में होंगे, वो प्लेन एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी। राज ने आंसर दे दिया है, ठीक है, और बच्चे भी आंसर दे सकते हैं आई थिंक। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका है, सबसे सीधा है, वेक्टर लिखना शुरू करें। आपको याद है कि कई सारे वेक्टर को मिलके हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेक्टर बनेंगे, ठीक है। अब उस वेक्टर से आपका देखिए स्टार्ट कहां से हुआ है, बर्ड ने अपना मोशन यहां से शुरू किया है, ओरिजिन से। तो आप वेक्टर बनाना जरा शुरू करिए। यहां पर एक वेक्टर बनेगा, एक वेक्टर यहां पे बनेगा, बोलो इस डायरेक्शन में कितने मीटर का बनेगा, आप देखिए 2 मीटर का बनेगा। जैसे आप रिजल्टेंट लेना सिखाया था मैंने आप लोगों को, एक F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको सीधे रिजल्टेंट फोर्स निकालना था, तो सभी फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख के ऐड कर देना था, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा हाँ पूछा क्या है, ये बात सही कह रहे, पूछा क्या है भाई, फाइंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और क्या ही पूछ सकता हूं अभी मैं, ठीक है। आप लोग मासूम बच्चों से अभी और क्या ही पूछा जा सकता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है अभी, तो वही निकाल दीजिए। तो आपने देखा कि इस यहां से आपके पास ये हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस लिया है, 2 मीटर का, समझ गए। फिर ये नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में आपका ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा वेक्टर बनाओगे नॉर्थ में। उसके बाद ये कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन सभी को पता है कि इस ब्लैक बोर्ड को छोड़ देगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर में मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड, ये भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आउटवर्ड हुआ, परपेंडिकुलरली मैं यहां लिख रहा हूं आउटवर्ड, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 2 डायरेक्शन हो सकते हैं बर्ड के लिए, ठीक है। बर्ड मान लो दाना चुग रही है, ठीक है, उसने जो है अपने आपके घर के छत पे दाना फैला हुआ है कोई भी, तो गेहूं का, तो वो कुछ स्टेप लेके यहां दाना चुगी, फिर कुछ लेके यहां पर, फिर ऐसे मुड़ जाएगी ना, अरे समझ गए, छत अपना XY प्लेन है, तो एक बार वो 2 मीटर गई, फिर 3 मीटर ऐसे घूम गई, और फिर उसने सोचा कि अब दाना नहीं है, तो ऐसे परपेंडिकुलरली उड़ गई। तो जब उड़ जाएगी भाई, तो इसका मतलब वो जेड एक्सिस होगा, और आउटवर्ड बोला है, तो आउटवर्ड सबको पता है कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, सभी बच्चे समझ गए। हालांकि मैं यहाँ पे इतना कलाकार नहीं हूं, इतना टैलेंटेड नहीं हूं, कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है, कि मैं आपको यहाँ पे जेड एक्सिस का फील दिलाऊं। तो ये आपके तरफ आ रही है, ये तीर आपकी तरफ आ रही, बचना इससे आप, ठीक है भाई लोग, बच जाना इससे।
ये तीर आपकी तरफ आने वाली है, इनफैक्ट डायरेक्ट हो गई है। कुछ लोग टेबल के नीचे तो नहीं छुप गए, सट्टे तीर आ रही है, तीर लगा दिया आपने इधर, तो ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस होगी भाई, जेड एक्सिस, ठीक है। और आउटवर्ड बोला है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, समझ गए सभी लोग, समझ गए आई थिंक, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो यार, यहाँ पे इस वेक्टर को एक नाम दे सकते हो ए बी, ये बी सी और ये सी डी। तो फटाफट आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोलोगे बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर को फाइनल पोजीशन। तो जब आप ओरिजिन से शुरू करते हो तो बताया था, जब आप ओरिजिन से शुरू करते हो तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका 0 हो जाता है, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हमारा मोशन जो है ओरिजिन से होगा तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वही अपना क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, सभी को पता है कि सर इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो। तो ये जो किसी स्पेस में ऐसा कोई वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को आप नाम जो दोगे, ये अपना जो होगा ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, मानते हो कि नहीं। तो ये अपना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर ए डी, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है यही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। बहुत बच्चे बहुत पहले से करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये, बट मेरा काम है सभी को समझाना, इसलिए थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बता सकते हैं सभी बच्चे। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, आर ए डी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इन सबका वेक्टर सम, कौन कौन सा वेक्टर, आर ए बी वेक्टर प्लस आर बी सी वेक्टर प्लस आर सी डी वेक्टर। देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो आप आर ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है यार, 2 मीटर का है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर का, और इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर का, ठीक है। तो आप इसको वेक्टर क्या लिखेंगे, इसको आपने x माना है, इसको x माना है, इसको y माना है, तो क्या लिखेंगे आप 2i कैप प्लस यहां पर हो जाएगा 3j कैप प्लस ये आउटवर्ड जा रहा है जेड एक्सिस के हो तो क्या हो जाएगा 4k कैप। तो दिस इज योर वेक्टर और आर ए डी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये अपने पास, 16 9 25 25 और ये 4 29, अंडर रूट 29 मीटर। आई थिंक यही आया था सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी, यू नीड नॉट हैव टू कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन कि ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इससे आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहां से हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर है सभी को। तो 9 मीटर इज योर डिस्टेंस एंड अंडर रूट 29 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। भाई सबासी मांग रहा है, कृष्णा भाई सबासी मांग रहा है। अरे तुमको तो बोलना चाहिए सर ये सब क्या है, सबासी वाला काम तो अभी आगे करना है, ठीक है। ये तो सब हल्के की चीजें हैं आपके लिए। आप लोग चीता लोग हो, चीता लोग जो है कोई खरगोश का शिकार करके खुश थोड़े होते हैं, चीता लोग तो कोई बड़ा शिकार करके खुश होंगे। तो जो रियल चीता हैं वो वेट कर रहे हैं कुछ अच्छे शिकार का, उसको वो जब निपटाएंगे तब उनको शाबाशी मिलेगी। तो ये क्लियर है, ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए हमारा जो है पार्टिकल चला, जहां से चला वहीं पर आ गया, जहां से चला वहीं पर आ गया, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा आप सभी को पता है। ऐसे केस में अपना इनिशियल वेक्टर जहां से चला वो तो 0 है, और जहां से खत्म हुआ वहां पर भी 0 है। तो जब अपना आर फाइनल और आर इनिशियल 0 हो जाए
तो ऐसे केसेस में आप सभी बच्चों को समझ में आता है कि हमारा डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, मानते हो कि नहीं। तो कोई भी क्लोज पाथ अगर आप लेते हो, ठीक है, कोई भी क्लोज पाथ लेते हो, तो आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर इज सेम, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहां पे देखने को मिलेगा, और पॉसिबल व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ है बहुत टाइप के हो सकते हैं, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, दीज आर क्लोज पाथ। इलिप्टिकल भी अपना क्लोज पाथ ही है और सर्कुलर भी क्लोज। तो इलिप्टिकल से अभी आप फिमिलर नहीं हो तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, हम सर्कुलर की बात करेंगे। तो जैसे सर्कुलर की बात है करें, तो सर्कल की बात करें, तो मान लीजिए आपके पास, ठीक है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ये सभी बच्चे समझते हैं कि यहां पे मान लीजिए पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करा रहे हो, ठीक है, ये पार्टिकल P है, यहां से ये मोशन करना शुरू करता है और ये ऐसे चलता जाता है, ऐसे जाता है और फिर यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लोज पाथ मैंने कहा ना कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी। क्लोज तो कैसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है भाई, ये भी तो है अपना क्लोज पाथ, ये भी तो क्लोज पाथ है, मानते हो कि नहीं, ये भी क्लोज पाथ है। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, ये भी क्लोज पाथ है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला यहीं पर आ गया, ये भी क्लोज पाथ है ना। तो ये सारे क्लोज पाथ है। इन सभी के लिए आप क्या बोल सकते हैं, इन सभी के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा, जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आप सबको पता है इसका सर्कमफेरेंस होगा, इस वाले पाथ का सर्कमफेरेंस जो भी होगा, ट्रायंगल का ये तीनों साइड का लेंथ होगा, और स्क्वायर का चारों साइड के स्क्वायर का क्या होना चाहिए, आपका पेरीमीटर, जो आप पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा जीरो। तो उसी का एक एग्जांपल मैं सर्कुलर ले रहा हूं। तो आपको मान लीजिए यहां से वो चला, ठीक है, और यहां पे आया, तो सभी बच्चों को पता है कि इतना तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई होगा कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने पढ़ाई की है, और नहीं भी की है जिन्होंने तो आगे कवर होगा, लेकिन इतना आई थिंक सभी को पता है कि स्पीड कांस्टेंट है और ये आर रेडियस से चल रहा है, तो जीरो से चला, ठीक है। तो एक ट्रिप लेने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू कैपिटल टी में फिर से यहीं पर आ गया, टी इक्वल टू कैपिटल टी में मैं नीचे बना दे रहा हूं, ये यहीं पर फिर से आ गया। तो आपको पता है कि ये कितना टाइम लेगा, बताओ कितना टाइम लेगा, ये कैपिटल टी टाइम लेगा, आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कैपिटल टी टाइम क्या लिख सकते हो, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो सभी बच्चे पढ़े हैं। तो यहां जो टाइम लिखा जाएगा, आप यहां टाइम तो सब बच्चे लिख सकते हो कि टाइम, ये जो कैपिटल टी है टाइम, ठीक है, टू कवर, टाइम क्या है, टू कवर वन कंप्लीट रोटेशन, मतलब जहां से चला वहीं पर आ गया, जहां से चला वहीं पर आ गया, ध्यान से सुनिएगा, जहां से चला वहीं पर आ गया। तो आप मुझे बताइए कि इस केस में जहां से चला वहीं पर आ गया, डिस्टेंस, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पहला है फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T। t इक्वल टू कैपिटल T सभी बच्चों को पता है वो कौन सा टाइम है, गोल घूमने का टाइम है, जहां से तुम दौड़ना शुरू करते हो गोल राउंड में, वहीं पे फिर आके अपनी रनिंग खत्म करते हो। तो दिस इज 1 रिवोल्यूशन। आप क्या बोलेंगे, दिस इज 1 रिवोल्यूशन, एक बार घूमना, दैट इज 1 रिवोल्यूशन। फिर आपको इस यही चीज निकालना है फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/2। फिर आपको निकालना है फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3t/4। ठीक है, ये t इक्वल टू चलो ये t/2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, फटाफट जरा आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा इन तीनों का। तीनों के केस में, तीनों इंटरवल में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस 2π, डिस्प्लेसमेंट 0। 2π डिस्टेंस होगा भाई, 2πr होगा, भूख लगी है, r को तुम चबा गए, ठीक है, r आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2πr होगा ना यार, ठीक है। चलिए, तो पहला आंसर सभी बच्चों ने बिल्कुल सही ठोका है। यहां पे t इक्वल टू 0 पे v से जा रहा है और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर्कमफेरेंस के अबाउट। तो जो कैपिटल T है वो मान लो आपको नहीं भी दिया होगा तो आप यहां से कर सकते हो 2πr, दिस इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है v, ये दिया हुआ था। तो कैपिटल T कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन v, ये टाइम है। खैर हमें यहां पे डिस्टेंस पूछा है, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ, तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जहां से चला एक टाइम पीरियड में वहीं पर आएगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या रहेंगे, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या रहेगा, 0। ये आपने सही बताया। इसका बता दीजिए आप लोग, 0 से t/2 में, t/2 में सभी बच्चे समझते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां पर होगी। जब ये यहां से जा रहा होगा, ये मान लो a है, ये b है, ठीक है, तो t इक्वल टू ये कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस यहां पर। तो इसके लिए आपको पता है कि जो टोटल लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है, इसे मैं c नाम दे देता हूं मान लो, और इसे d। तो इसके लिए जो डिस्टेंस आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यार, पाथ लेंथ क्या लिखेंगे, ACB, पाथ लेंथ ACB। और वो कितना होगा सभी बच्चे जानते हैं, 2πr पूरा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये केवल πr हो जाएगा, πr। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस आ गया, पाथ लेंथ πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया तुम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, एक ही चीज करना है तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनिशियल पोजीशन ये है और t इक्वल टू t/2 पे फाइनल पोजीशन है। तो आप क्या लिखोगे यार, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलो सीधा AB वेक्टर, AB वेक्टर अपना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अगर x लेते हैं, ये y लेते हैं, तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये है अपना r, ये भी है r, या ये 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,r। तो आप क्या लिखोगे, r, इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, 2r, ठीक है, इसका ये 0,2r होगा, नॉट r, y पे, अगर आप इसे ओरिजिन ले रहे हैं 0,2r। तो 2r j कैप, यही तो होगा यार, 2r j कैप। तो
तो जे कैप का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड बताता है और इससे ये पता चलता है कि हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में है, पूरा डिस्प्लेसमेंट हमारा एक डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अपना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 2r मीटर। तो ये भी सभी लोग समझते हैं। अब ये बता दो 3t/4 0 से 3t/4 में डिस्टेंस आएगा 2/3 पाई आर। ओके, सी पार्ट का एक बच्चा बता रहा है कि डिस्टेंस आएगा 3/2 पाई आर। ओके, तो चलिए इसके लिए करते हैं। इसके लिए मान लीजिए अब मैं अलग से ही डायग्राम बना दे रहा हूं। आप ये बताओ यार कि 3t/4 का मतलब क्या है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको चमकेगा। 3t/4 को आप क्या लिख सकते हो, ये 3t/4 टाइम है, इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो t + t/4। इसमें किसी को बुराई है, कोई नाराजगी तो नहीं है किसी को 3t/4 को ये लिखने में, t + t/4। ठीक है, तो फॉर्मूला के अनुसार रूट नहीं किया, अनस ने बताया मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे, इसका अगर आप रूट निकालोगे भी तो क्या करोगे, 2r का स्क्वायर करोगे, एक ही तो j है बस, इसको फिर अंडर रूट करोगे तो फिर से 2r ही तो आएगा मेरे भाई, मेरे नादान। ठीक है, तो आप 2r j कैप एक ही वेक्टर है। अगर मैं बोलता हूं 3i कैप एक पोजीशन वेक्टर है, समझ लो नहीं तो हमेशा परेशान करेगा। r वेक्टर है 3i कैप, तो इसका क्या मतलब है यार कि इसका मॉडुलस 3 ही तो होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। हम अंडर रूट कब करेंगे, जब ये मान लो अलग अलग डायरेक्शन में है। शायद सब लोग समझ गए, ये बहुत बेसिक चीजें थी जो बताई जा चुकी हैं। तो इसीलिए अंडर रूट करेंगे भी तो 2r ही आएगा मेरे भाई, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप यहां से t + t/4 की बात करें तो t + t/4 की अगर बात करेंगे तो आपको ये चीज चमका कि सर t में तो फिर से घूमकर वहीं पर आ चुका होगा, और एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, अरे माइनस कहां से होगा यार, ये यहां पर है और जब ये यहां से गया है तो माइनस कैसे बोल रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन है लिखा हुआ है और ये फाइनल पोजीशन है, तो एरो इधर है। तुम लोग यार मतलब कुछ नहीं पढ़े हो यार, वेक्टर वेक्टर, यहां पे ये फाइनल पोजीशन है। ये उन बच्चों को मैं इंटरटेन करना बंद कर दूंगा। हेड है और ये टेल है, तो कैसे बोल रहे हैं नेगेटिव होगा यार। ये इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर रहे हो और ये वेक्टर, ये वाई, ये ओरिजिन है। आप क्या कर रहे हो, आप इसे ओरिजिन मान रहे हो, कुछ भी मानो, ये ओरिजिन है, मैंने यहां माना है इनिशियल को, तो ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस जे कैप होगा। आपको यहां कंफ्यूजन हो रहा है, शायद मैं समझ गया। आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है, मैंने वहां एक्स दिखा दिया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो भी वो वही होता है, ये एक्स है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा ये, अब ठीक है भाई खुश, ठीक है, इधर भी एक्स होता तो ये वेक्टर ऊपर ही जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ओके, हाँ t - t/4, सॉरी, तो ये हो जाएगा t माइनस, मुझे लगा आप इसकी बात कर रहे हो, सॉरी, तो t - t/4। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम। तो इस टाइम में आपने क्या चमका आपको कि सर ये पूरा टाइम का अभी 1/4 है, मतलब किस क्वाड्रेंट में रहा होगा बताइए, कहां पे ये रह गया होगा, इतना तो समझते हैं सब लोग। इसको अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं अलग से, तो देखो यहां से यहां जाने का टाइम t/4, मानते हो कि नहीं, फिर यहां से यहां हर क्वार्टर में t/4 लगेगा, फिर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना t/4। तो ये टोटल टाइम कहां से कहां, यहां से यहां का टोटल टाइम कितना हो गया अपना 3t/4, यही तो है। इसका मतलब ये कहां पर होगा यार, ये अपना इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, मानते हो कि नहीं, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये पार्टिकल जो यहां पर है इस टाइम में यहां पर लोकेट हो रहा होगा, t = 3t/4 में यहां पर होगा, तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब मैंने क्या सिखाया आपको, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है,
क्या करने का है हमें, इसको इसका वेक्टर लिख देने का है। ये अपना डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ठीक है। अब इसके दो रास्ते हैं, आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। अब ये देखो 1 डायमेंशन नहीं है डिस्प्लेसमेंट, 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में इनिशियल का कोऑर्डिनेट पता है और फाइनल का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अगर वेक्टरली लिखा जाए तो ये ओरिजिन था, ठीक है, ये ओरिजिन था 0,0, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये वेक्टर कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये r है और ये भी r है, तो ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधे सीधे इसका r और r, पाइथागोरस से आप √2r टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो सभी बच्चों को दिखता है, √2r होगा। लेकिन अगर वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, तो आप लिख सकते हो ना, ये 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होगा, ये r है y एक्सिस पे और x है, r है x एक्सिस पे, लेकिन ये ओरिजिन से इधर आप मानते हो ये आपका x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, तो इधर है, तो ये होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे, -r, +r, और ये होगा 0,r। सभी को क्लियर है ये? तो आप क्या लिखने वाले हो, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, -r, -0 i कैप, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल x कोऑर्डिनेट j कैप। तो क्या मिलेगा आपको, -r i कैप प्लस r j कैप, ये हो जाएगा। इसका मॉड लेंगे आप तो यही चीज आ जाएगी, है ना। जब इसका आप मॉड लेंगे तो यही चीज मिल जाएगी आपको। तो ये तो आपने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, सभी लोग बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, इसमें से कितना माइनस कर दोगे, ये क्वार्टर का आर्क, क्वार्टर आर्क के लेंथ को माइनस करोगे, मानते हो, ठीक है। तो क्वार्टर आर्क के लेंथ को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये एंगल अपना π/4 होगा। अगर जो बच्चे एंगल में कंफर्टेबल है, ये tan थीटा से भी निकाल सकते हो, ये जो होगा ये एंगल होगा π/4। π/4 बहुत बच्चे नहीं समझ रहे होंगे या समझ रहे हैं, 45 डिग्री को कहते हैं। तो ये जो माइनर आर्क है, देखिए ये अपना माइनर आर्क है, मैं इसको अलग ही बता दूं, यही तो है, डिस्टेंस के लिए। तो ये यहां से चला यहां पे और यहां पे आके खत्म हुआ। तो ये जो टोटल है, ये एंगल सभी बच्चों को पता है, ये आर है, इसको अगर आप जोड़ रहे हैं, ये जोड़ा था आपने, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास 90 है, ये पूरा 90 होगा, π/2 जिसको बोलते हैं आप 90, ठीक है। अब आपको ये एंगल कितना मिला यार, ये भी तो 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स। तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा 270 डिग्री, जिसको आप क्या लिखते हैं बताइए, 270 डिग्री को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कितना, 3π/2, ठीक है। क्लियर है सभी को? सुनाओ भाई, आपकी क्या सुनाना चाह रहे हो आप, जल्दी सुनाओ। अच्छा जी, पढ़ाने का तरीका नहीं आता आपको, जहां पे तरीका पसंद आ रहा है आप वहां पढ़ लीजिए। तो 270 डिग्री में 3π/2, ठीक है। तो 3π/2 11 साल से आप नहीं थे, अभी आपने बताया, बहुत धन्यवाद। तो 270 11 साल से किसी ने नहीं बताया था ये बात। तो 3π/2, तो यहां से आपने क्या किया, ये पूरा जो है एंगल आपने निकाला।
तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 3π/2 मेजर आर्क है और ये अपना क्या है, माइनर आर्क है। देखो ये अपना ए था मान लो, और ये अपना बी, ये सी, ये डी। तो ये जो पूरा ए बी सी डी वाला है, यही तो पाथ लेंथ निकालना है। तो एल इक्वल टू आर थीटा, सभी बच्चों को पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला, एल इक्वल टू आर थीटा, जिसमें थीटा किस में होता है, रेडियन में। ठीक है, तो यहां पे आप आर्क लेंथ एल ए बी सी डी है ना, ये है। ठीक है, तो ये मेजर आर्क का आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मेजर आर्क है, क्या लिख सकते हो, आर इंटू थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, ये 3π/2, 3π/2 मानते हो कि नहीं। तो r इंटू 3π/2 ये अपना लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो r इंटू 3π/2 दिस इज द मेजर आर्क। ओके, देन द लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज योर, क्या बताओ आप लोग, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज आवर डिस्टेंस। कहां से कहां के लिए यार, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3t/4 के लिए। शायद सभी बच्चे समझ गए कि ये कर सकते थे, या आप 2πr में इस माइनर आर्क के रेडियस को, माइनर आर्क के लेंथ को क्या कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, तो वहां से। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहां से सभी बच्चों को क्लियर है कि इस तरीके के बीच में कुछ पूछा जाए तो आप कर सकते हो। अब इससे भी इंटरेस्टिंग से चीज करते हैं, चलिए इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या करते हैं कि किसी जनरल थीटा पे निकालते हैं। ठीक है, किसी जनरल थीटा पे निकालते हैं, और आई विल सजेस्ट कि उसका रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाला है, तो आपको एक तरीके से याद ही हो जाएगा, इतनी बार आप करोगे। ठीक है, तो फॉर एनी जनरल थीटा, तो नेक्स्ट देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, इन सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म, इस पे आप ध्यान मत दो ज्यादा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे 2 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप बड़े हो जाओगे तब। ठीक है, बस आप ये जानो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि स्पीड यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा, बस अभी आपको इसी से मतलब रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर इस केस में एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है इस तरीके से, और मैंने कहा आपको कि अब हम लोग जनरल लेंगे कोई भी। तो मान लीजिए एक जनरल कंडीशन लेते हैं कि पार्टिकल जो है यहां पर था, कहीं पे भी ले सकते हो आप, मैंने यहां पे लिया है, एक पार्टिकल पी है यहां पर था, और किसी जनरल यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया। ठीक है, पार्टिकल मान लो यहां पर आ गया। ठीक, तो ये अपना पी का ये इनिशियल पोजीशन है, और जब भी फिजिक्स में इनिशियल की बात करते हैं तो हम जनरली नहीं कुछ दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू 0 मान सकते हैं। ओके, और यहां पर आ गए तुम्हारा पार्टिकल ऐसे चलता हुआ आया, और फिर ध्यान रहे ये कैसे चल रहा है, कांस्टेंट v से। खैर अभी हमें इस v से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट अभी नहीं है, बट ये जान लो कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इनिशियल है, और ये अपना क्या है, फाइनल है, फाइनल पोजीशन। तो आपके लिए बिल्कुल नया चीज नहीं है, याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था सर्कल में डिस्प्लेसमेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। ठीक है, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, 0 से यहां पर आ गए तो कोई t इक्वल टू टी टाइम है बेटा। अब यहां पर ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, तो आप देखो ओरिजिन से आप कहां से क्या लोकेट करना चाहते हो आपके ऊपर है। मैंने कहा था
कि अगर ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो ओरिजिन से आप क्या करने वाले हो, एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। ओरिजिन से एक फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, वो फाइनल होगा। और उनको उनका जो फिर रिजल्टेंट लोगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। मानते हो कि नहीं? तो ये ओरिजिन अगर लेते हो तो आपके पास ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ये फाइनल, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन अगर आप इसी को ओरिजिन ले लेते हो, मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पोजीशन वेक्टर हमेशा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कि आप कहां से उसे लोकेट कर रहे हो। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ मोटी चीज ये है कि हमेशा इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे मैं तुमसे बोलूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आई थिंक सभी बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से कि सर ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही तो होगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब ये पी से क्यू को जाएगा तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये P है और ये अपना Q है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वेक्टर निकाल कर मॉड ले लें या ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों चीजें मैं अलग अलग मेथड से बताता हूं, दो मेथड। अगर केवल PQ का मॉड लेना है तो वी कैन हैव ज्योमेट्री ऑल्सो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एंगल है थीटा, ये रेडियस आर ही होगा, ये रेडियस आर होगा। तो सभी बच्चे मुझे ये बताइए कि ये एक्स एक्सिस मानते हुए और इसको वाई मानते हुए कैन यू हैव द कोऑर्डिनेट, कैन वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू इन पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्यू को लिखने के लिए। याद करिए जो जो चीज पढ़ाई गई है सब यूज होने वाली है। ये आर है, ये थीटा है, याद करो सब लोग। तो मैंने एक्स और वाई को पोलर फॉर्म में बताया था तुम लोगों को। ये एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा, याद आ रहा है सभी को, और y हो जाएगा r साइन थीटा। तो क्या आप इसको फटाक से इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो कि सर इस q के कोऑर्डिनेट तो हमें आते हैं, ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r साइन थीटा, लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। और इसके कोऑर्डिनेट सर ये तो पूरे एक्स एक्सिस पे है और r डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ये ओरिजिन हम मान रहे हैं, तो सर ये हो जाएगा r,0। ठीक है, तो हमें क्या चक्कर में पड़ना है कि हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें, फाइनल ड्रॉ करें, फिर उसका डिफरेंस लें? ये बकवास क्यों ही करें हम? हमें जब डायरेक्ट पता है कि ये P का इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ये Q का फाइनल कोऑर्डिनेट है, तभी एरो इधर है, तो क्या मैं डायरेक्ट ये RPQ वेक्टर लिख सकता हूं मेरे भाई? और RPQ वेक्टर ही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फटाक से लिखो RPQ। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आप निकालने वाले हो, RPQ इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सी नई चीज है आपके लिए? बिल्कुल नया नहीं है। क्या लिखने वाले हो बताओ? जब एरो इधर है, ध्यान रखिएगा, जब एरो इधर है तो दिस इज आवर फाइनल कोऑर्डिनेट एंड दिस इज आवर इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखने वाले हो? तो आपने क्या कर दी, r cos थीटा, दिस इज योर फाइनल एंड दिस इज योर इनिशियल। ठीक है, हाँ, तो आपने पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा माइनस r i कैप। बोलो भाई, सब लोग क्लियर हो? राइट ट्रायंगल नहीं है भाई, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ये कहां राइट एंगल है? कोई भी जनरल ट्रायंगल है। मैं तो यहां आपको सिखा रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का यहां तरीका बताया है। इसको जब आप नहीं समझे आप, ये मैं केवल Q के लिए बता रहा हूं भाई, ये ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे ये ओरिजिन है, ये Q की बात हो रही है। Q को ज्वाइन करोगे ओरिजिन से तो ये इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं? तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बोलो, यही तो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो वही चीज आप डायरेक्ट लिख रहे हो। हाँ, बिल्कुल लेंदी है, लेकिन कहां पे किसका जरूरत पड़ जाए आपको पता नहीं, इसीलिए मैं दोनों मेथड बता रहा हूं। तो r cos थीटा, देखिएगा r cos थीटा i कैप, पहले इसको आप कैसे लिख सकते हो, RPQ। आप डायरेक्ट लिखो, फाइनल कोऑर्डिनेट है कितना, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ठीक है, ये फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया माइनस इनिशियल, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो x के फाइनल माइनस x का इनिशियल, तो कितना हो जाएगा,
आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप, ये आपको नेगेटिव लगेगा, प्लस आर साइन थीटा जे कैप। वो नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि ये इधर देखो, जब ये यहां पर था तो आर था, जब ये यहां पर आ गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे देखो कम हो रहा है, ये तो है आर कॉस थीटा, तो पार्टिकल इधर डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो रहा है, इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो आर पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसका आप मॉड निकालना चाहोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो, आर कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई के कोविशेंट का स्क्वायर और जे के कोविशेंट का। क्लियर है? ब्रिजेश कुमार फ्रॉम जीटीएस, व्हाट इज जीटीएस बेटा? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज जीटीएस। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, बाहर करो तो आर बाहर हो जाएगा, और इसे ओपन कर सकते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहां थोड़ी आपको एक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, एक फॉर्मूले की, इनफैक्ट वो अभी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, जैसे आप बहुत सारे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिखते हैं उसी तरीके से आप कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यार इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, देखो इधर मैं कह रहा हूं कि ये इसका यहां से ये यहां चल गया किसी जनरल थीटा पे, तो क्या अब मैं इसको x और y मान के इसका x कोऑर्डिनेट r,0 लिख सकता हूं, और इसका जो है क्या लिख सकता हूं, पोलर फॉर्म बताया है ना, तो ये r है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां से इसका ये p का, ये q का ये x डिस्टेंस क्या होगा, ये q का x डिस्टेंस ही तो है, कितना हो जाएगा r cos थीटा, और q का ये y डिस्टेंस है, यही तो है तुम्हारा y डिस्टेंस q का। ठीक है, तो q का ये y डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे हटा रहा हूं क्योंकि यहां फिर नहीं तो बहुत खिचपिच हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ गए? तो ये बस लिखा गया है, ये बस कोऑर्डिनेट तो लिखा गया है यार पोलर फॉर्म से, और सिंपल सी चीज है ये। तो ये इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, अब वेक्टर लिखना आता है, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, नहीं आता क्या वेक्टर लिखना, ये y1 हो गया, तो क्या लिखते थे आप, x1 माइनस 0 आई कैप, वही तो लिखा गया है, x1 माइनस 0 मतलब x, ये है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस 0 जे कैप, बहुत बेसिक है। ठीक है, वेक्टर आपको जो है नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत तो होगा, फिर उस समय आपने कुछ मेहनत नहीं किया, बोला नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहां पे मैं आपको बता रहा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बार आपको यूज होगा हर जगह पे कहीं भी, तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, एक आपके लिए फॉर्मूला है ये। तो अगर यहां 2 थीटा है तो यहां फॉर्मूले में थीटा होगा। ठीक है, और अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अगर यहां थीटा है तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा आर, ठीक है, ये 2 बाहर ले लीजिए, आप 2 बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आर अंडर रूट 2। देखिए 1 माइनस, मैं इस कौन सा फॉर्मूला, इसमें से मैं ये फॉर्मूला चूज करूं कि ये फॉर्मूला, तो आप जरूरत के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो यहां पर cos थीटा अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो मुझे 1 को हटाना है जिससे मेरा परफेक्ट स्क्वायर जो है मतलब अंडर रूट हट जाए। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला। ठीक है, तो ये लगा रहा हूं इसके जगह पे, इसके जगह पे देखो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे अगर थीटा होगा, अगर मैं cos थीटा के लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा इसको देखकर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखूंगा, बोलो। तो यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस, और फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सभी को समझ में आया?
हाँ, कोई भी चॉइस कर सकते हैं, आपको वाइजली देखना होगा कि अगर आप ये लेंगे तो ये 1 इस माइनस माइनस के साथ ऐड होके 2 हो जाएगा, तो वो कटेगा नहीं। हम इस फॉर्मूले को अंडर रूट को हटाने के लिए सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली हमारा जो है, हम ऐसा वो फॉर्म लेंगे जहां पर ये अंडर रूट हट जाए। जैसे यहां 1 प्लस कॉस थीटा होता, तो हम कौन सा फॉर्म लेते, ये वाला। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर को मैंने अंडर रूट के बाहर लिखा है, इसीलिए आर लिखा है। आर स्क्वायर अंदर होगा, ये अंडर रूट के अंदर होगा तब आर होगा। तो यहां से आप आ गए, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा, जब ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मानते हो? तो यहां से क्या आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, ये पी क्यू की लेंथ मिल गई है ना, तो मतलब आपको एक तरीके से पी क्यू लेंथ मिल गया, वो हो गया ये पी क्यू लेंथ है, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोबारा क्यों पढ़ाएंगे भाई, ये दोबारा क्यों पढ़ाएंगे, ये तो पढ़ाया जा रहा है आपको, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, √2 नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करिए, इतना क्लियर कट है। 1 माइनस 1 ये कैंसिल, ये पूरे में ब्रैकेट है, ये 2 जो है ना इन सभी के साथ है, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट दे दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। ये ऐसे है, धीरे धीरे अब आप लोगों को अपनी बुद्धि थोड़ी खोलनी होगी और मेहनत करना होगा, आसान नहीं है चीजों को, अभी आपको इजी चीजें पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, तो 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, यही तो 4 लिखा है, क्या दिक्कत है, साथ साथ में करना होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म भी लिखना सिखा दिया, और इसका मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे, ये आर्क लेंथ, पी क्यू का आर्क लेंथ। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस क्या लिखने वाले हो, आर्क लेंथ डिस्टेंस क्या लिखेंगे, आर्क लेंथ पी क्यू, मानते हो कि नहीं, आर्क लेंथ पी क्यू। पी कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं होगा मेरे भाई, ओरिजिन यहां माना गया है, ओरिजिन सेंटर ऑफ द सर्कल को ओरिजिन माना गया है, तो ये एक्स एक्सिस का ओरिजिन और वाई एक्सिस ये 0,0 यहां लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे आप इतनी दूरी आगे बढ़े तो ये r,0 होगा। सब बहुत बेसिक चीजें थी यार। तो डिस्टेंस आर्क लेंथ पी क्यू, मतलब बहुत बच्चों ने अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है उसको बिल्कुल हल्के में लिया है, दैट्स वाई वो इस तरीके की बहुत बेसिक डाउट्स पूछ रहे हैं। तो अब बताइए आर्क लेंथ पी क्यू क्या होगा, ये थीटा एंगल बना रहा है ना, तो क्या लिखेंगे आप, आर्क लेंथ पी क्यू दिस इज इक्वल टू एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर इंटू थीटा, बट थीटा इन रेडियन, तो थीटा रेडियन में क्या लिख लेंगे, आर इंटू रेडियन में सभी को पता है थीटा अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, यही करते हैं, पाई अपॉन, अगर ये थीटा डिग्री में दिया होगा तो आप क्या लिखेंगे, आर इंटू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ऐसे लिख लेंगे इफ थीटा इज इन डिग्री। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके कर लेंगे, यही हो जाएगा डिस्टेंस। नहीं भाई, सर्कुलर मोशन में ये सब चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़े पढ़ाया जाता है, वहां तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब आपको क्वेश्चंस अभी मिलेंगे, किसी भी मॉड्यूल में किसी भी बुक में आप करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग ए केस किसी जनरल सर्कल पे थीटा एंगल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए,
देख लीजिए। तो ये डिस्टेंस हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना था डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको हमें ज्योमेट्री से कर सकता था, जो आपको आता है, जो आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है उससे भी कर सकते थे। इस केस में अनदर मेथड देखिए जो ज्यादा आसान है, बट वो केवल हेल्प करेगा मॉडुलस निकालने का। अनदर मेथड फॉर डिस्प्लेसमेंट, इससे आप केवल मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, लेकिन डायरेक्ट बहुत आसान है। देखिए ये था, ठीक है। पार्टिकल कहां से शुरू हुआ था, पी से ना, और यहां पर गया था। ये था अपना पार्टिकल का फाइनल पोजीशन, और ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपना ये था पी क्यू। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। और ये आपको कितना दिया हुआ था, थीटा। तो आपको पता है ये आर है, ये आर है, तो आप इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर डालते हो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि बोलो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और साइड बाइसेक्टर भी होगा, ये तो समझते हो। ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो सब लोग समझते हो, ठीक है। तो यहां पर क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसके एंगल भी अपोजिट साइड के बराबर होंगे। ये अपने पास आर है, ये आर है, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा इसको, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा थीटा बाई टू, और ये भी थीटा बाई टू, ये तो सब लोग समझते हो। तो अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ये ओ था, ओ पी क्यू, और ये आर ले लें, तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे ओ पी आर लेते हैं आप। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर क्या दिखता है आपको, ओ पी आर ट्रायंगल में ये पी आर है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये ओ है, ये पी है, और ये अपना आर है, यही था ना। और ये देखो इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये थीटा बाई टू है। तो आप क्या लिखोगे, ये आर है, तो यहां से क्या आप ये पी आर लिख सकते हो, पी आर निकाल सकते हो साइन लगा के। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू पी आर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है आर, तो पी आर कितना हो जाएगा यार, आर साइन थीटा बाई टू, मानते हो, दैट इज योर पी आर। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ पी आर, दैट इज टू आर साइन थीटा बाई टू, मानते हो कि नहीं। तो यही तो आपको डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कहाँ कौन सा मेथड जरूरी पड़ेगा, इसीलिए आपको हर डायमेंशन सोचना है, आपको वेक्टरली भी आना चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आप इसमें मॉडुलस वेक्टर वाइज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। एक क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग, इसी बात पे एक क्वेश्चन कर दीजिए, पढ़िएगा सब लोग। आप लोग का चैट नहीं दिख रहा है।
अच्छा टाइम भी हो गया, तभी बच्चे जो है शांत हो गए या निकल गए। चलिए फिर अगले क्लास का टाइम हो रहा होगा आप लोग अभी, तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना, कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको होमवर्क दे दूंगा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है, चलिए।